मेरे सभी कॉमर्स के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इनकम टैक्स का जो कि एक प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स जो कि एक आयकर है, जो सोर्स ऑफ इनकम पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आज हम आपको इसके बेसिक के बारे में बताएंगे, जो कि आपके सामने परिचय एवं परिभाषाएं चैप्टर दिया हुआ है। मैं आपको इनकम ऑफ टैक्स इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयकर, सर्वप्रथम आयकर की थोड़ा डिफाइन किया गया है कि आयकर एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। और हमारे भारत में टैक्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट प्रत्यक्ष कर और सेकंड है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत चुकाने वाला और भार वहन करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत भार वहन करने वाला कोई और होता है और चुकाने वाला कोई और होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स को लिया जाता है और अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी को माना गया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका हमें पता ही ना लगता कि कब हमने जीएसटी चुका दी। इनकम टैक्स होल्डर के तहत चुकाया जाता है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन चुकाता है तो उसको पता होता है। आगे बताया गया है कि विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारतीय राजस्व में भी आयकर का योगदान सर्वाधिक है। यह कर भारत में केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। देखिए, हमारे देश के अंतर्गत टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है और इस टैक्स को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में विभाजित कर दिया जाता है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का विभाजन किया जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के उपरांत फाइनेंशियल कमीशन की नियुक्ति करता है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टैक्स का विभाजन करती है। इसके बाद आता है भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश सरकारी शासनकाल में सर जेम्स वेल्स ने लगाया था, लेकिन इस संबंध में विधिवत अधिनियम 1886 में पारित किया गया। देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था, जो कि सन 1860 में। अब हमारे भारत में आयकर संबंधी व्यवस्थाओं को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन करना, अर्थात कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सेकंड चरण आता है कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि थर्ड पॉइंट है। अब इसके उपरांत भारत में आयकर की उपयुक्त वर्णित व्यवस्थाओं के अध्ययन के निम्नांकित इनकम टैक्स के अंतर्गत अधिनियम और नियम, वित्त अधिनियम और स्पष्टीकरण अधिसूचनाओं को समझना भी अति आवश्यक है, जो कि इन्हीं के बेस के आधार पर इनकम टैक्स की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट एनुअल और सर्कुलर एंड
क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और 6 पर आता है कोर्ट डिसीजन। अब हम एक एक बिंदु को लेकर चलते हैं। देखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, जो कि इनकम टैक्स के अंतर्गत जो एक्ट है, इसको समय समय पर टाइम पर संशोधन किया जाता है। जब भी संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो इसे संशोधित कर दिया जाता है। प्रत्येक वित्तीय बजट में प्रस्तुति के सामान्यतः आयकर अधिनियम की धाराओं एवं उपधाराओं में परिवर्तन एवं संशोधन होते रहते हैं। आयकर नियम 1962 इनकम टैक्स रूल 1962 में बताया गया है कि भारत में आयकर नियम आयकर अधिनियम के अनुपूरक है। हम आपको साधारण शब्दों में बताएं कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट्स रूल्स जो भी संशोधित होते रहते हैं, इनको रूपरेखा एवं डिटेल विस्तृत रूप से 1962 में समझाया जाता है। और 3rd नंबर पर आता है राजकीय अधिसूचनाएं। इसके अंतर्गत आता है कि भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय आयकर से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे भविष्य निधि संस्थाओं के अनुमोदन, पूंजी लाभ गणना आदि के संबंध में अधिसूचना जारी करता रहता है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जब भी इश्यू होता है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सूचनाएं होती हैं जिसको मानना मैंडेटरी होता है। देखिए, इनकम टैक्स के किसी भी रूल की अवहेलना नहीं की जा सकती। और 4th नंबर पर आता है वित्त अधिनियम एवं वार्षिक। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी टैक्स का विभाजन किया जाता है, उसके लिए हर 5 वर्ष के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसी के तहत विभाजन किया जाता है। और वित्त अधिनियम वार्षिक में ये बताया गया है कि समस्त अधिनियम लागू होते हैं इसमें, और जो भी संशोधन इस अधिनियम के माध्यम से आयकर के विभिन्न प्रावधानों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है। वित्त आयोग द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वित्त आयोग की। CBDT इसमें बताया गया है कि विभिन्न विवादास्पद मामलों या किसी धारा या प्रावधान में दो मत या संदेह की स्थिति में, अर्थात इनकम टैक्स द्वारा किसी भी प्रकार का कानून प्रस्तावित करने पर, हम कहें कि इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून नियम लागू होने पर यदि दो मतभेद उत्पन्न होते हैं या संदेह की स्थिति होती है, तो स्पष्टीकरण एवं डॉक्यूमेंटेशन के लिए सूचनाओं को आयकर विभाग लागू करने के लिए बाध्य, अर्थात CBDT इस स्पष्टीकरण नोट तैयार करेगा संबंधित रूल एंड रेगुलेशन को लक्षित रखते हुए। 6 नंबर पर आता है न्यायालयों के निर्णय, कोर्ट ऑफ डिसीजन। इसमें आता है कि आयकर विभाग और टैक्स होल्डर अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स होल्डर के मध्य जो भी वाद विवाद की यदि स्थिति बन जाती है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय ही निर्णय करेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे एपीलेट ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। जो करदाता होता है वही ले सकता है। न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय जब तक कि उनके विपरीत अपील न हो, आयकर विभाग को ही मान्य होते हैं। इसके